Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's 11th class chemistry and today we will discussing about the revision of chapter 3. ये आज हम 11th क्लास में चैप्टर 3 जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या एनसीईआरटी किस तरह से मतलब क्वेश्चंस यहाँ पर सेंड कर रहा है। तो अगर देखिए मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन फर्स्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट में पहले ही आपसे क्वेश्चन कर लिया गया है, आपसे पूछा गया है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक थीम क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के ऑर्गेनाइजेशन का यानी उसके बनाने की बेसिक थीम क्या है। तो बेसिक थीम के बारे में अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो एलिमेंट्स हमारे हैं, जैसे आपको पता है एलिमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो आप अगर उसमें देखें तो वहाँ जो एलिमेंट्स को रखा गया है वहाँ उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, द बेसिक थीम of long form of periodic table is that the elements are arranged in the increasing order of their atomic number। एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं। इज दैट क्लियर? द बेसिक थीम ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स को जो है उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, ये इसकी बेसिक थीम है। ठीक है, यहीं पे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें ये पूछा गया है कि यहाँ जो है देखिए आपने पढ़े होंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करते हैं तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज़ डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। ठीक है, जबकि अगर मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं तो इट इज़ डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। ये है यहाँ पर दोनों में ये डिफरेंस है। द बेसिक डिफरेंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ दैट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज़ डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, ऑन द अदर हैंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। क्या है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? ऊपर वाला ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मे बी डिफाइंड एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मे बी डिफाइंड एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। यहीं पर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा इसी तरह से। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर आपसे पूछा जाएगा कई बार, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई दैट कि जो सिक्स्थ सेल होती है, सिक्स सेल होती है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सिक्स सेल में जस्टिफाई करके बताइए। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जिस सिक्स सेल में 32 एलिमेंट्स हैं या 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। मतलब सिक्स्थ पीरियड की बात की गई, सिक्स्थ पीरियड में जो है पूछा गया है सिक्स पीरियड में कि ये प्रूफ करके बताइए। यहाँ सेल सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिक्स पीरियड की बात है। क्वांटम नंबर के बेस पर ये बताइए सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं या उनको रखा गया है 32 एलिमेंट्स को। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिक्स पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो n इज़ इक्वल टू कितना आ जाता है आपका 6 आ जाता है। और अगर l आप कैलकुलेट करोगे तो 0 1 2 3। ऐसी कंडीशन में आपको ये पता नहीं लग पाएगा क्योंकि आपको पता नहीं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है। तो आप यहाँ पर एल की वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सिक्स्थ सेल में अगर हम जाते हैं तो सिक्स्थ सेल में 4 सब सेल का भरा जाना तय है, ये भी क्लियर है। ठीक है,
अब उसमें जो है किस तरह से अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाउ रूल, ऑफ-बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑफ-बाउ जो रूल हमारा बता रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स इन द ऑर्बिटल ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो एंटर होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर किस सब सेल की एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो सकती है, तो देखिए यहाँ जो है 6th S यूज़ होगा, ठीक है। इसके साथ साथ 6 सेल की बात चल रही है तो 6P भी यूज़ होगा, लेकिन 6th जब इसकी बात सेल की बात चल रही है 6 सेल की, तो यहाँ पर जो आपको क्योंकि पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल की अगर बात की जाती है तो 6S है, 6P है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 5D भी है और 4F भी है। और इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या, इन सब एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है 6S, फिर 4F, फिर 5D, फिर 6P। ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ज़रा इसमें ये पता लगा लीजिए कि S सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। F सब सेल में कितने होते हैं, 7। D सब सेल में कितने होते हैं, 5। P सब सेल में कितने होते हैं, 3। तो ज़रा टोटल नंबर ऑफ, और आप पहले यही पता कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 8, 13, 16। ये 16 ऑर्बिटल हो गए, और 16 ऑर्बिटल की मल्टीप्लाई यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में रहते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट, जो कि आपके ऊपर देखिए यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके अंदर, अगर किसी सेल में 6 सेल में इलेक्ट्रॉन आपके 32 आ रहे हैं तो उस पीरियड में एलिमेंट भी आपके 32 ही आएंगे, ठीक है। ये हमें इस तरह से प्रूफ करना है कि 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं 6 पीरियड में। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्वेश्चन है कि एक है एलिमेंट Z इज़ इक्वल टू 114 और उसकी जो है पोजीशन आपसे पूछ ली जा सकती है कि उसकी पोजीशन बताइए। पोजीशन का मतलब है उसका ग्रुप भी बताइए, ठीक है, उसका पीरियड भी बताइए। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास केवल एक रास्ता रह जाता है कि आप 114 जो एलिमेंट है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 2, 8, 18, 32, 32, 18 काउंट कर लीजिए, 2, 8, 10 हो गए, 28 हो गए, ये 60 हो गए, ओके, और ये 92 हो गए, ये 110 हो गए, तो हैं कितने 114, तो 4 और बचे, ये लीजिए। रही बात यहाँ पर पीरियड की कि कौन सा पीरियड है, तो आपको ये पता है रूल कि सेल नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू पीरियड नंबर। सेल नंबर, सेल्स कितनी है इसके अंदर आप देख के पता लगा सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेल्स हैं, यानी कि पीरियड तो आ गया आपका 7th। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप की। तो देखिए पहली सेल कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है अपने रूल से, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। अब एक रूल ये बात वर्क करता है कि बाहर वाली सेल में 8 होनी चाहिए, उससे अंदर वाली में 18 होनी चाहिए, उससे अंदर वाली में 32 होनी चाहिए, यानी कि उसके हिसाब से ये भी कंप्लीट है, ये भी। लेकिन इसमें 8 नहीं है, इसमें 4 हैं, तो 4 को आप लिखिए रोमन नंबर में, ठीक। और क्योंकि एक ही सेल इनकम्प्लीट है तो उसके साथ आप नोट कीजिए A। तो ये 4th A का है, पीरियड इसका 7 है। आप पीरियडिक टेबल में जाइए, आराम से आप 7th पीरियड फाइंड आउट कीजिए और 4th A ग्रुप भी फाइंड आउट कीजिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में तो आपने बताया पीरियड और इसका ग्रुप भी आपने बता दिया। अब कई बार ऐसे भी होता है, क्वेश्चन का एक अपना एक सिस्टम होता है, क्वेश्चन का अपना एक हिसाब होता है। अब यहाँ पर कह दिया, एक क्वेश्चन को आपसे कह दिया यहाँ पर कि भाई उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है आप बताइए, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताइए जो कि 3rd सेल में है,
ठीक है, जो कि थर्ड सेल में है, या ऐसे मान लीजिए कि थर्ड पीरियड में है, बात तो एक ही है। ठीक है, थर्ड सेल या पीरियड में है और 17th ग्रुप में है। तो इसका आप एटॉमिक नंबर कैसे बताओगे? तो देखिए, आपसे कहा गया है कि थर्ड सेल या थर्ड पीरियड है, तो आप थर्ड 2 8 और थर्ड है, यानी कि 3 सेल हैं, तो 2 तो आपने बना दी, एक और बननी है। ये क्या बता रहा है? 17th ग्रुप, यानी कि 17th ग्रुप में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ज़रूर होंगे, चाहे कुछ हो या ना हो। बस आपके 3 पीरियड पूरे हो गए, 1 2 3, थर्ड सेल आ गई और 17th ग्रुप से पता लग गया उसके आउटर मोस्ट सेल 7 होंगे। तो ये कितने हो गए भैया? ये हो गए 17, यानी कि एटॉमिक नंबर 17 है उस एलिमेंट का जिसका जो थर्ड पीरियड में है और 17th ग्रुप में है। तो 17 ही है उसका एटॉमिक नंबर, और ये होता है क्लोरीन का, ये भी आपको मैं बता दूं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सभी अच्छे से रिवीजन कीजिए और हर एग्ज़ाम को कंपलसरी है एग्ज़ाम देना। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।